बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पिछली हम लोगों ने जहाँ पे वीडियो एंड की वहाँ पे ये हुआ था कि फैक्टर 4 कैल्शियम की मैं आपको बात बता रही थी। वहाँ तक सारी कहानियाँ होप के क्लियर है। अब आगे एक नई सिलसिला जो है वो शुरू होने लगा है, फैक्टर 13 का रोल। देखिए, आपने ये तो देख लिया कि फाइब्रिन बन रहा है, लेकिन फाइब्रिन जो है ना उसको मजबूती भी चाहिए। वो मजबूती से कौन प्रोवाइड करेगा? फैक्टर 13। आपको पता है फाइब्रिन को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और 13 के अंदर है 3 डंडे। ठीक है, तो आप और एक एक्स, तो आप इस तरह से याद रख लें कि ये फाइब्रिन 1 से 3 हो रहा है और ऊपर ये एक मैश आ रही है। तो फैक्टर 13 जो है ना वो उसको क्रॉस लिंक कर रहा है और स्टेबलाइज कर रहा है उस प्लग को। जब फैक्टर 13 नहीं होता तो इनएडिक्वेट क्लॉट फॉर्मेशन होती है, और इस फैक्टर 13 को भी अपने पास कैल्शियम चाहिए। ठीक है, तो यानी कैल्शियम होगा, फैक्टर 13 होगा, तो आपका एकदम मजबूत जो है वो क्लॉट बनेगा। और दूसरी बात ये कि जो आपका कैल्शियम है वो कहाँ से आएगा? यहाँ पे 2A जो है वो 1 को 1A में भी कन्वर्ट कर रहा है ना, तो कैल्शियम को भी वही एक्टिवेट कर रहा है साइड बाय साइड। तो कैल्शियम फिर फैक्टर 13 के साथ मिलेगा और यहाँ पे जी बहुत अच्छा सा प्लग बना देगा। ये अब तक की आपकी कोगुलेशन कैस्केड है। एंडोथेलियल डैमेज, टिश्यू फैक्टर और 7A मिले, 10 को 10A में बनाया, 2A में हुआ, 1A में हुआ। 2 ने कहा भाई मैं तो नहीं सुकून से बैठूंगा, पॉजिटिव फीडबैक भेजा वाया 3 फैक्टर्स 5A 8A एंड 11A। 11 ने फिर 9 को कहा, 9 8 के साथ जोड़ी बना के वापस 10 के पास आया और 10 10A में कन्वर्ट हुआ एंड अगेन द साइकिल गोज ऑन। अब यहाँ पे देख लें, कैल्शियम का रोल भी आ गया और फैक्टर 13 का रोल भी आ गया। इन्होंने किया फाइब्रिन को स्टेबलाइज। ये थ्रोम्बिन बहुत अच्छा यहाँ पे चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहा है, ऊपर भी सिग्नल भेज रहा है और नीचे भी उसने कैल्शियम को एक्टिवेट किया, और 13A जो है उसने मौका पा के कैल्शियम के साथ मिलके फाइब्रिन का प्लग जो है उसको क्रॉस लिंक किया। यहाँ पे हम फैक्टर 12 की भी बात कर लेते हैं। हेगमैन फैक्टर है, ये क्या करता है कि 11 को, जाहिर है हर बंदा अपने छोटे पे ही रोप डालता है, तो 12 जो है वो अपने छोटे यानी 11 के ऊपर रोप डालेगा, उसे 11A बना देगा। और 11A से आगे की कहानी वही है सारी कि 11A 9 को कहेगा कि भाई जाओ 10 के पास, और 9 क्या करेगा? 8 को पकड़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो फैक्टर 12 है उसकी अपनी फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस अभी है अनक्लियर, और अगर ये ना भी हो तो भी गुजारा हो जाए बहुत अच्छा सा। ठीक है, लेकिन इसकी एक सिग्निफिकेंस जो है ना वो ये है कि पीटीटी एक पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम वाला टेस्ट है। होता क्या है कि जब भी फैक्टर 12 किसी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के साथ कांटेक्ट में आता है ना, तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और जब ये एक्टिवेट होता है तो ये 11 को एक्टिवेट करता है, और 11 जो है आपको पता ही है क्लॉट बनाएगा एट द एंड। तो ये सारा जो टाइम है ये होता है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो इस तरह से इस टेस्ट की बेसिस होती है। ठीक है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है थोड़ी सी। ये आपकी कोगुलेशन कैस्केड अगेन एंड अगेन, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें इसे। ये कोगुलेशन कैस्केड। अच्छा, यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट बुक्स में छोटा सा टी नज़र आता है ना, ये टी होता है इसलिए कि वो बताते हैं कि आपका कौन कौन सा फैक्टर है जहाँ पे थ्रोम्बिन उसको एम्पलीफाई कर रहा है और एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, जैसे 8 को भी उसने किया, 11 को भी वो करता है। ऊपर वो इकट्ठे लिखे हुए थे, यहाँ पे उन्होंने सेपरेट सेपरेट लिखा है तो फिर उन्होंने टी डाल दिया। लिखा वही सारा कुछ है जो आप पहले पढ़ चुके हैं ऊपर। ये आपका इंट्रिंसिक पाथवे होता है जो आपका फैक्टर 12 के थ्रू, आपने 2 नाम सुने होंगे ना, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे वो होता है जो 12 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एट द एंड फाइब्रिन एंड करता है। और जो आपका एंडोथेलियल डैमेज के बाद फैक्टर टिश्यू फैक्टर और 7A से स्टार्ट होता है ना, वो आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। ठीक है, और आपको पता है कि आपका 12A वाला जो है वहाँ पे PTT टेस्ट है, और जो आपका इंट्रिंसिक पाथवे है यहाँ पे टिश्यू फैक्टर PT प्रोथ्रोम्बिन वाला टेस्ट कराते हैं। तो यानी अगर आपने इंट्रिंसिक पाथवे चेक करना है कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, कहीं पे कोई मसला तो नहीं आ रहा क्लॉट फॉर्मेशन में, तो आप PTT कराओगे। अदरवाइज़ अगर आपने इंट्रिंसिक पाथवे चेक करना है तो आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम कराएंगे। ठीक है, कितनी क्लियर है कहानी।
अब जो इंट्रिंसिक पाथवे है ना, इसका थोड़ा सा और देख लें कि इसको कॉन्टैक्ट पाथवे भी कहते हैं। और इसका होता क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो कोगुलेशन को इन्फ्लेमेशन से लिंक करती हैं, इसमें उनका कुछ रोल है। इंट्रिंसिक पाथवे में काइनिन्स होते हैं, ठीक है। वो काइनिन्स क्या करते हैं कि पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जिन्हें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इनकी हाफ लाइफ बहुत छोटी सी होती है और ये इनएक्टिव प्रिकर्सर्स की फॉर्म में, काइनिनोजेंस की फॉर्म में घूम रहे होते हैं। इनको एक्टिवेट करने वाली एक चीज़ होती है कैलिक्रेन। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मज़े की, ये देखें। होता क्या है कि फैक्टर 12 to 12A में कन्वर्ट होता है, तो 12A आगे से प्री कैलिक्रीन को कैलिक्रीन में कन्वर्ट करता है। ये कैलिक्रीन हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजिन को काइनिन में यानी ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट करता है। तो फैक्टर 12 से जो पाथवे स्टार्ट होता था वो था आपका इंट्रिंसिक पाथवे, ऐसे ही था। तो इंट्रिंसिक पाथवे में इस वजह से थोड़ा सा कनेक्शन होता है इसका काइनिन्स के साथ, क्योंकि जब ये एक्टिवेट होता है तो ये कैलिक्रीन बनाता है और कैलिक्रीन जो है वो काइनिन्स बनाता है आगे से। और ये काइनिन क्या करते हैं, ये काइनिन करते ये हैं कि वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कराते हैं और पेन और वेजोडाइलेशन कराते हैं। तो वेजोडाइलेशन के नतीजे में वहाँ पे हो जाता है थोड़ा सा एडीमा। इसी वजह से जिनके अंदर, मैं आपको दो बातें बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं लेकिन याद रहेंगी। जो अब काइनिन्स बन रहे हैं ना, इन काइनिन्स की ब्रेकडाउन किसने करनी है? इन काइनिन्स की ब्रेकडाउन करता है आगे से दो चीज़ें, एक होती है C1 इनहिबिटरी प्रोटीन और एक होते हैं एस। तो जब आप एस इनहिबिटर्स दे देते हैं ना किसी को, तो काइनिन ज़्यादा हो जाएंगे। जब काइनिन ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो एडीमा कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे वेजोडाइलेशन करा दी उन्होंने, तो एंजियोएडीमा हो गया। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देन C1 इनहिबिटरी जो इनहिबिटर है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पार्ट है। C1 इनहिबिटर ने भी क्या करना है, उसने भी ब्रेडिकाइनिन को ही ब्रेक डाउन करना है। तो जब C1 इनहिबिटर की होगी डेफिशिएंसी तो भी ब्रेडिकाइनिन ज़्यादा बनेगा और फिर हेरिडिटरी एंजियोएडीमा होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और होता क्या है कि ये जो काइनिन्स है ना, ये क्रॉस लिंक कर देते हैं कोगुलेशन को इन्फ्लेमेशन के साथ। और इन्फ्लेमेशन के साइंस आपको पता ही है, रेडनेस, हॉटनेस और वो सारे जो 5 साइंस थे, ठीक है। तो इसी वजह से जब भी कहीं पे कोई स्क्रैच या आपको स्किन पे कहीं कोई चोट लगती है या बॉडी पे कहीं पे भी, तो आपको वहाँ पे साथ इन्फ्लेमेशन के साइंस भी आते हैं अलॉन्ग विद क्लॉट फॉर्मेशन। अब अगर किसी के अंदर यहाँ तक बात क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं। प्री कैलिक्रीन डेफिशिएंसी हो जाए, यानी इस लेवल पे डेफिशिएंसी हो जाए। कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का। अच्छा जी, अब हो गई किसी के अंदर प्री कैलिक्रीन डेफिशिएंसी। प्री कैलिक्रीन डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, 12A कैन नॉट एक्टिवेट, मतलब उसको 12A बन भी जाएगा तो वो आगे कुछ नहीं करेगा ना। तो 12 कैन नॉट एक्टिवेट नॉर्मली, तो कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन उनके अंदर PTT प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ऐसे लोगों में ब्लीडिंग प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई, क्योंकि 12A नहीं भी बन रहा तो भी कोगुलेशन कैस्केड और बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से बहुत एम्पलीफिकेशन हो चुकी होती है। इस वजह से क्लॉट तो बनेगा, यानी उसके अंदर कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो PTT टेस्ट मैनिफेस्ट होता है ना 12 के एक्टिवेट होने से, वो नहीं हो पाएगा। तो काइनिन सिस्टम के की पॉइंट्स क्या हो गए कि ये फैक्टर 12 से एक्टिवेट होता है, कोगुलेशन को इन्फ्लेमेशन से क्रॉस लिंक करता है। इसमें जो ब्रेडिकाइनिन यानी एंड पे बनता है काइनिन, वो एस इनहिबिटर्स और हेरिडिटरी एंजियोएडीमा जो है वो हमने याद रखना है कि अगर C1 इनहिबिटर की डेफिशिएंसी होगी तो हेरिडिटरी एंजियोएडीमा होगा, और अगर एस इनहिबिटर्स होंगे तो क्या होगा कि आपका वैसे एंजियोएडीमा हो जाएगा। प्री कैलिक्रीन डेफिशिएंसी हो गई तो PTT बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगा, लेकिन वैसे ज़रूरी नहीं कि कोई उसके अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर आपको मतलब मिले। देन आपके आ जाते हैं कुछ विलन्स ऑफ द स्टोरी। विलन्स ऑफ द स्टोरी आर द डीएक्टिवेटर्स ऑफ कोगुलेशन। ये 3 होते हैं, एंटीथ्रोम्बिन 3, प्रोटीन C and S एंड टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर। जो आपका एंटीथ्रोम्बिन 3 है, ये क्या करता है, ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। विलन्स को नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह।